हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। फ़खर दुरानी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम सबसे एंड में उनके पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं और आसिफ बशीर चौधरी इस्लामाबाद में अपारा के मुकाम पर खड़े हैं। हम दोनों ने सोचा, हम सब ने सोचा कि हम टॉक शॉक आपस में बैठ के इक़्तिदार के वानों में जो बातें होती हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात में जो दिलचस्प तरीन हलके हैं हम उनमें जाएँ। पहला हलका हमने इस्लामाबाद का चुना है। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, NA46, NA47 और NA48। इन तीनों में से भी जो सबसे इंटरेस्टिंग हलका है वो NA47 का है। NA47 का हलका इसलिए अहम है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो भी उनका बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े तगड़े हैं, उनका भी बड़ा बैकग्राउंड है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वो भी यहाँ से खड़े हुए हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। आज़ाद उम्मीदवारों में एक लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त में ख्वाजा सरा नायाब अली, वो उनका नाम भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। तो हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे दें। आसिफ जी, पहले मैं और आप आए हैं जब यहाँ पर हल्के में, तो आप और मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। इंतखाबात आपको लग रहे हैं लोग जोशो खरोश है? लोगों के पास तो अभी जाएंगे और लोगों का जोशो खरोश तो यकीनन वो खुद ही बताएंगे। और किसी हद तक मुझे लोगों के अंदर तो कंसर्न है इलेक्शन का, लेकिन अगर आप रोड्स के ऊपर देखें तो हम हार्ट ऑफ द सिटी खड़े हैं। ये अपारा मार्केट इस्लामाबाद जब बना था तो सबसे पहले जो मार्केट कायम हुई थी अपारा की मार्केट थी। तो अपारा मार्केट में आप देखें कि जो इलेक्शन की रिवायती गहमा गहमी होती है, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक दिया है, एक साइज़ दिया है कि किस साइज़ के आपने पोस्टर्स बनाने हैं, लेकिन आप देख लें कि आपको सारे पोल जो हैं खाली नज़र आ रहे हैं, किसी के ऊपर उम्मीदवार नहीं टंगे हुए नज़र आ रहे। इसी तरह लोगों के आप यहाँ पे जिस तरह रिवायती अंदाज में बड़े बड़े इलेक्शन ऑफिस हुआ करते थे, गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगे होते थे, तो वो वाली चहलकदमी हमें इलेक्शन की वो गहमा गहमी वो नज़र नहीं आ रही। बल्कि अब भी लोग जो हैं वो पूछते हैं कि जी ये बताएं कि 8 तारीख को इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। तो एक वो फैक्टर जो है वो है, लेकिन किसी हद तक सियासी जमातों ने अपना वो शुरू किया है। रात को कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, मार्केट्स के अंदर जलसों का आगाज़ भी हुआ है। कल भी एक जलसा G10 में भी हुआ था इसी तरह। अच्छा आसिफ, मुझे उम्मीदवारों के बारे में बताए ना, जो सबसे अहम बात है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद के 3 हलकों में ये हल्का सबसे ज़्यादा अहम है। देखें, यहाँ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, जो सदर भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। उनके जाने माने चेहरे हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी क़यादत में उनका शुमार होता है। उसके अलावा शोएब शाहीन साहब हैं, जो गो के वकील रहनुमाया और कुछ अर्सा पहले हैं, लेकिन पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप में गिने जाते हैं और उनका अपना एक मकाम है। और इमरान खान जो हैं उनका दिफा भी कर रहे हैं, वो बानी चेयरमैन PTI का, तो उनका भी अपना एक मकाम है। इसी तरह सिप्ती शाह जो हैं, सैयद नैयर बुखारी जो हैं, उनके छोटे भाई, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक मजबूत फैमिली, उनके भाई चेयरमैन सेनेट भी रहे नैयर बुखारी, और पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बैंक है। यहाँ से फिर जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं काशिफ चौधरी, वो भी उनका ट्रेडर्स के अंदर भी बड़ा जो है वो असर रसूख है। जमात के सिक्का बंद वो आदमी हैं और जमात इस्लामी का भी एक वोट जो है इस हल्के के अंदर मौजूद है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, नवाज़ खोखर जो साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे, उनके साहबजादे हैं, उनका भी एक असर रसूख है ओवरऑल इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स। मुस्तफ़ा नवाज़ का तो अब अपना तारुफ है, एक सेनेटर रहे हैं, पीपल्स पार्टी छोड़ दी और एक असूली सियासतदान के तौर पे वो जाने जाते हैं। इश्यूज़ के ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो डिफरेंट होता है, वो पर्सनैलिटी बेस राय उनकी वो नहीं मानी जाती, यानी कि वो माना जाता है कि वो इशू बेस राय देते हैं और एक अपराइट सियासतदान के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसी तरह मतलब जो हैवी वेट्स हैं सियासी जमातों के, वो इस हल्के से इलेक्शन में जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवारों की कितनी तादाद आपने देखी है अभी लिस्ट? टोटल नंबर जो है इस हल्के से 37 लोग हैं जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, छोटी बड़ी जमातों समेत आज़ाद कैंडिडेट्स को भी मिला के। तो 37 लोग हैं जो इस इलेक्शन में, इस रन में दौड़ेंगे 8 फरवरी को। अच्छा आसिफ, जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है लोग क्या कहते हैं। ठीक है,
तो कुछ लोगों के पास चलते हैं, बिल्कुल लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं, अपनी सियासी वाबस्तगी के अलावा उनके क्या व्यूज़ हैं इलेक्शन के हवाले से, और फिर ये भी कि इलेक्शन डे पे वो कैसा रिएक्शन देंगे। हमारे भाई हैं यहाँ पे, आप पारा में अक्सर यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो क्या देख रहे हैं जी, इलेक्शन में लोग एक्टिव नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए जी, मौजूदा महंगाई की दौर पे अब इलेक्शन को थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा था बनने में ना, तो ये होंगे या नहीं होंगे। पर जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कर दी है, जैसे हल्का 47 में डॉक्टर फजल चौधरी साहब थे, तो इंशाल्लाह नून लीग के लिए वोट हम देंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह उनके साथ। ये बताएं भाईजान, आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, लोगों को देखते हैं, लोग मुतरक है इलेक्शन में? नहीं, इस दफ़ा वो मज़ा नहीं इलेक्शन का जो होता है, इस दफ़ा वो मज़ा तो नहीं है। आपको वजह क्या लग रही है? वजह आपके सामने ही है, आप भी बचे नहीं, आप देख रहे हैं कि वजह आपके सामने है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपके पास आए हैं? वजह यही है कि इमरान खान जेल में, तो इसलिए अगर वो बाहर होता तो इलेक्शन का मज़ा आता। तो अभी इमरान खान जब जेल में हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो वोटर हैं उसके, ज़ाहिर है आप भी उसको अपेरेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो वोट डालने नहीं जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, वोट तो डालेंगे हम, जो उनका सरबराह होगा उसको तो वोट डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी जी। तो कितने एक्टिवली, कितना उम्मीद लगता है आपको, इमरान खान साहब जेल में हैं तो जीत जाएंगे? वो जाहिर सी बात है, वो जेल में उसको वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी वजह से, इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेगा। का कैंडिडेट कौन है जी, यहाँ से? पीटीआई का कौन सा बंदा लड़ रहा है? यहाँ हम तो के पे जाके वोट देंगे, हमारा वोट उधर का ही बना हुआ है। लेकिन आप 47 में खड़े हैं, तो यहाँ पे पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? आप इसका मुझे नहीं पता कौन है इधर का। चले आए, यहाँ पर एक पान शॉप है जी, और बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी पान शॉप है। आप खरीद से, ठीक है, दुआ शुक्र है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पान लेने आते हैं लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे। जी जी ये तस्वीरें भी लगी हैं। जी जी। ये बताएं कि क्या लोग एक्टिव नहीं है, लोग दिलचस्पी नहीं रहे इलेक्शन में ले रहे, या क्या वजह क्या है? नहीं लेंगे कुछ तो, देखें ना, जब वो बल्ला सा आउट हो गया तो उसके बाद तो आज़ाद खड़े हो गए ना, तो वो तो जीतेंगे वो लोग तो। लेकिन मैं जो है ना, हम लोग तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम उससे जुदा नहीं होंगे। अच्छा, क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद शहर में 47 NA 47 में हम खड़े हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो उम्मीदवार मुतारफ़ करवाएं? एक तो देखो ना, पार्टी की आइडियालॉजी तो है ना, 3 बड़ी पार्टियां हैं, 4 बड़ी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी अगर शामिल कर लें तो, लेकिन यहाँ पर कुछ काम करने की भी तो ज़रूरत है, वो नहीं पूछते आप, सिर्फ पार्टी होगी। नहीं करा रहे हैं, अंदरूनी तो करा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, और सबसे ये बात नहीं है कि वो लोग बैठे हुए करा रहे हैं, काम होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बिलावल आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो उम्मीदवार आपके पास आते हैं तो क्या बताते हैं कि हम क्या करेंगे? आए हैं कितने उम्मीदवार अभी तक आपके पास? अभी तक तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही आए हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सिप्ती शाह, तो आए हैं मेरे पास, मुझे कहा है उन्होंने, तो इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आए और लोगों से भी बात करते हैं यार, इस नौजवान से बात करते हैं। बेटा, बात करेंगे? अच्छा, देखें, आए इन साथियों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? यार, इलेक्शन में लोग मुतरक नज़र आ रहे हैं भाई। इलेक्शन में तो ज़ाहिरी बात है, हर बंदा एक्टिव है, हम भी सुबह शाम हमारे जहन में चल रहा है कि इलेक्शन हो रहा है और हमने वोट तो डालनी है ना। लेकिन ये देख रहे हैं हम, कोई पोस्टर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आम तौर पे पार्टियां अपने झंडे लगाती हैं, भाई ये क्या वजह है? भाई असल में आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं, पोस्टर लगाना अलाउ ही नहीं है। खुल के इलेक्शन, आवाम की मर्ज़ी का इलेक्शन नहीं हो रहा, ये डमी इलेक्शन हो रहा है। ये बाज़ाहिर मंद हुकूमत को सेट करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, पार्लियामेंट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाले फिर रहे हैं, उस जाले साफ़ कराने के लिए इलेक्शन हो रहा है बस। ये जो नए कैंडिडेट आएंगे, ये ज़ाहिरी बात है, नज़रियाती लोग तो होंगे नहीं, ज़्यादातर आज़ाद लोग हैं, तो वो जो सीट्स गंदी हुई हैं वो बैठ के साफ़ करके चले जाएंगे। ये बताएं, आपका वोट इसी हल्के में है या आप कहीं और से आते हैं? मेरा हल्का सर 42 है, NA 42 एबटाबाद में है। वोट डालने जाएंगे? जी, क्यों नहीं जाएंगे, हमने वोट तो नहीं ख़राब करनी है। तो 47 में एक्टिविटी आपको नहीं दिख रही, आप ये कह रहे हैं कि लोग मायूस हैं? हाँ, 47 में ये शहर है, आपको पता है, शहर के बंदे ने अपना माइंड सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम मार्केट में होते हैं, 90% लोग हैं जो यहाँ पे वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, और ज़ाहिरी बात है इसमें कोई बैड नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, या मैं नहीं समझता कि भला नहीं है। बाशऊर कौम है, उसको पता है कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है, उसको जिताना है, ज़रूरी वही है। 90% है, 90% वोट है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि आप वोट डालने जाएंगे तो उस दिन छुट्टी नहीं है जिस दिन इलेक्शन है, तो क्या करेंगे?
वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात है मैं तो शॉप क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मेरी वोट ज़रूरी है इमरान खान के लिए। मैं एक दिन जो अपना लॉस कर सकता हूँ, लेकिन तो ये बताएं कि NA42 में वहाँ पे कौन है कैंडिडेट PTI का? PTI का सदर है, जो नायब सदर है अली असगर ख़ान है, और नज़ीर अब्बासी है जो साबका कैंडिडेट हैं। तो ये जो अली असगर खान है, इनका इंतखाबी निशान क्या है? इनका इंतखाबी निशान प्याला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आए जनाब, कुछ और सैंपल्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं? जी वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट कहाँ है? इसी हल्के में 47 में है जहाँ पर काम? हमारा 19 साल का 19। हल्का 19, हाँ ये पेशावर में है। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पर आप काम करते हैं तो लोग इधर इतने मुतरक नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के वाले से? नहीं नहीं बहुत है, सब लोग अभी जो है ना, कोई डरते हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहे, कोई जो है ना किस तरह होता है, कोई का क्या हाल होती है, किसका वोट इधर नहीं होता है, तो क्या करना है दिलचस्पी को। तो आप ये बताएं कि आप शॉप बंद करके जाएंगे? हाँ, छुट्टी बिल्कुल। छुट्टी का दिन नहीं है ना? जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वहाँ पे PTI का कौन कैंडिडेट है? वल्जाफर खान, उनका इंतखाबी निशान क्या है? घड़ियाल। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देखें कि ये एक बात देखें आसिफ, कि आप ये देखें जिन लोगों से हम अभी जो सैंपल है 2-3 लोगों का, वो अपने उम्मीदवारों के बारे में भी उन्हें पता है, और उनको जो इलेक्शन का कैंडिडेट है उसके बारे में पता है कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि जो तो आबाई हल्के हैं वहाँ पे उन्हें अपने कैंडिडेट्स का और उनके निशान का पता है, लेकिन इस्लामाबाद में उनकी जिस पार्टी को वो फेवर करते हैं उनका इंतखाबी निशान क्या है वो उनको नहीं पता। तो ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन बहरहाल इस हवाले से पाई जाती है, लेकिन जो अपने हल्के में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने मार्क कर लिए हुए हैं इंतखाबी निशान के किसको वोट करना है। तो चलें जी, आए कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। कितने वोट हैं आप? पहले ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 140 ਕਿਹੜਾ 140? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ PTI ਦਾ? ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਖੁਰਮ ਸ਼ਿਜਾਦ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਬ ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਝੰਡੇ नजर नहीं आ रहे। जितना पीटीआई ने जी, खुर्शीद कुरैशी साहब हैं, इनसे जानते हैं। कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है? लोग कोई गहमा गहमी इलेक्शन की सरफेस पे नज़र नहीं आ रही। लोग इलेक्शन डे पे भी यही सर्द मोहरी रखेंगे या बाहर निकलेंगे? देखें जी, मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा है पिछला 40 साल से जो हम भी सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन मुझे 8 फरवरी को होने नज़र नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन के लिए तो गहमा गहमी नज़र ही नहीं आ रही। एक मेरा व्यू नहीं है, यहाँ जो ताजर बरादरी है, पब्लिक है, लोगों का भी ख्याल है कि इलेक्शन तो होने नहीं है, हम किस लिए बाहर निकलें। अगर इलेक्शन पहले तो होने नहीं है, अगर इलेक्शन हुए तो मेरा ख्याल है कि 5-6% लोग बाहर निकलेंगे। इलेक्शन के लिए हालात पैदा नहीं हो रहे। मायूसी क्यों है? मायूसी की क्या वजह लगती है आप? देखें जी, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए कि सबको रास्ता देना चाहिए। वो तीसरे जो चौथा ग्रुप है उसको भी बाहर निकालें, उसको भी मौका दें, वो भी इलेक्शन में आए तो गहमा गहमी बनती है। सियासत में शिकस्त देनी है ना किसी को, तो इलेक्शन के दौरान शिकस्त दें। किसी को अंदर डाल के शिकस्त देना मैं नहीं समझा मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी भी और बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं कि वो भी बाहर आए, वो भी इलेक्शन लड़े। पिछले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, उससे पहले भी वो उन्हें माइनस करके बहुत 2008 में भी उनको वो नहीं थी दी गई थी लड़ने की इजाज़त। ये मुझे बताएं कि इससे पहले भी ये होता रहा है, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी कि लोग बिल्कुल ही इलेक्शन की किसी एक्टिविटी का हिस्सा होते नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त के हालात कुछ और हैं, 2014 के 18 के हालात कुछ और थे। इस वक्त जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुल्क में एक ऐसा हालात पैदा हुए हैं कि हर आदमी मायूसी का शिकार है। उनको पता है कि इलेक्शन तो होने नहीं है, तो हम क्यों बाहर निकलें। तो मेरी ज़ाती सोच में ये है कि
ये 8 फरवरी वाले इलेक्शन नहीं है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। ऐसे हल्के में इस वक्त आप क्या समझते हैं, कौन सी जमातें आपको आगे नज़र आ रही हैं और कौन सी जमातों के दरमियान मुकाबला आपको नज़र आ रहा है? देखें जी, फ़िलहाल तो 2 ही जमातें हैं, जो पीपल्स पार्टी है और नून है, उसके मुकाबले की बात हो रही है। तीसरी जमात जो उनसी है वो जमात तो ख़त्म हो गया, उसका इंतखाबी निशान ही ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा फिर 2 जमातें हैं, वे आपस में जो गुफ्तगू हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जलसे में जुलूसों में महलों में कोई ना तो किसी ने ऑफिस खोला हुआ है, इलेक्शन कैंपेन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। पहले जो कैंपेन हुआ करती थी वो कैंपेन तो हमें नज़र ही नहीं आ रही, ना ही लीडर बाहर निकले हैं, ना ही वो जो कैंडिडेट है ना वो हमें नज़र आ रहा है कई जगह पे। तो इस हालात में इलेक्शन उनको भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं है। जी आप क्या कहते हैं जी, ये जो इतने वादे कर रहे हैं सियासतदान, हल्के में भी वादे कर रहे हैं, ये बताएं इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जितने वायदे कर रहे हैं ये बिल्कुल इनकी सुनने चाहिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अर्ज़ करता हूँ कि अभी भी वक्त है, एक प्रोफार्मा डेवलप करें पाकिस्तान में और दुनिया के मुल्कों में जितने सेक्टर्स होते हैं, वाटर सेक्टर, पावर सेक्टर, फिनेंस सेक्टर, फलाना सेक्टर, जितने भी सेक्टर वाइज हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनको प्रोफार्मा में ले आएं और इनको 1, 2, 3, 4, 5 साल का इनको टारगेट फिक्स करें और हर साल इनकी परफॉर्मेंस आकर मीडिया पर दे दें कि मैंने ये वायदा किया था अपने अवाम से, मैंने ये उसमें अचीव किया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होना चाहिए, जो पहले साल का टारगेट नहीं अचीव कर सकता उसको किक आउट करे। पाकिस्तान के अंदर यानी ये 200-300 पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन का काम था कि पाकिस्तान के अंदर भी इनको एक रूल लाते कि भाई ये 300 के बजाय 2 पार्टियां जैसे अमेरिका में हैं, जैसे चाइना में, दूसरे ममालिक में 2 से 3 पार्टियां हो तो कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे। अब ये बताएं कि ये जो बातें आप कह रहे हैं कि वाटर सेक्टर में बाकी जो शोबे हैं उनमें काम किया, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। भाई बात ये है, लोकल के पीछे जब गवर्नमेंट आती है तो इट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसी हर इदारे की मिनिस्ट्री जो भी है, इस तरह होता है, कोई दूसरा यानी ये नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों का इख्तियार है ना अपने नुमाइंदे मुंतखब करना, जी लोगों का इख्तियार है कि वो देखें कि किसने मंशूर पे अमल किया है नहीं, ये इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान को दे दिया जाए। बिल्कुल ये इस तरह होना चाहिए और उसकी मानी जो ये इनसे अंडरटेकिंग ले लें कि हमें हर सेक्टर में आप क्या क्या जो यानी जल्दसू में करते हैं यहाँ हमें रिटर्न में दे दो। अगर ये नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नाअहल करे। मंशूर तो होते हैं ना जी, जो बहुत रिटर्न नहीं लिखे होते हैं ना, मंशूर रिटर्न होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप हमारा वोट लेते हैं, अगर छोटा सा प्लाट भी लेते हैं तो अंडरटेकन ऑन जुडिशल पेपर, एक स्टाम्प पेपर होता है जो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। ये बात है। जी हम इलेक्शन कैंपेन में जो उम्मीदवार हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं, रात हो चुकी है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो उम्मीदवार हैं वो शुएब शाहीन है इस्लामाबाद के, और ये हल्का हम जिस तरह कि आपको बता चुके हैं बड़ा अहम है, और शुएब शाहीन का इंतखाब हमने इसलिए सबसे पहले किया क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाया शायद इनको जा रहा है। तो शुएब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आसिफ और मैं आज लोगों के पास गए थे, तो अभी हमने फ़ैसला किया थोड़ी देर पहले कि हम जो इंटरेस्टिंग उम्मीदवार हैं उनके पास भी हैं। ये बताएं क्विकली कि क्या मसाइल क्या हैं आपको कैंपेन करते हुए? बाकी आपकी कंप्लेंट्स तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप क्या देखते हैं? देखिए, ग्राउंड में सबसे बड़ी हमारे लिए मुसीबत और अजाब ये है कि लोग जानते हैं एक पार्टी को, PTI को और इमरान खान को, सारे उनका वोट है, मेरी ज़ात का वोट नहीं है, किसी का वोट नहीं है। उसकी अमानत है इस तरह के जो नाखादा या इवन पढ़े लिखे लोग हैं वो ये देखते हैं कि जी उनका निशान है इंतखाबी निशान बल्ला, जो साल से करते आ रहे हैं। वो जब भी पूछते हैं वोट तो देंगे इमरान खान को, भाई उनका इंतखाबी निशान क्या है, वो कहते हैं हमें नहीं पता। अब मेरा फाख्ता है, हालांकि मैं नॉन फेस हूँ, मैं तर्जमान हूँ, पिछले कई साल उनसे थ्रू आउट मीडिया पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन हमारा इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? नाखानदा 70% आबादी है हमारे मुल्क की, शायद इस्लामाबाद में कम होगी, नेचुरली हमारे सराउंडिंग्स में जो देही इलाका है उसमें प्रॉब्लम है। वो किस तरह डिटर्मिन करेगा कि मैं इमरान खान को वोट दे रहा हूँ या PTI को वोट दे रहा हूँ?
मैं उसके मंशूर से मुत्तफ़िक़ हूँ, तो अब मैं किस निशान को वोट दूँ? अब एक फ़ेक किस्म के लोग, अब मैं नामी नहीं हूँ, अब फ़ेक किस्म के लोग एक शख्स ने लटका दिए पूरे इस्लामाबाद में, वो लटका दिया कि जनाब मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। अब उसका क्या तोड़ करेंगे? घर घर तक तो आप पहुँचाएँगे, ये लेटर है, ये सबूत है कि जी हाँ मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। लेकिन ये जो फ्रॉड और फेक हो रहा है, या जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है आइडेंटिफिकेशन करने की, वो एक मुश्किल काम है। एक और मसला है, अब मसलन 3 उसके अंदर इंतखाबी निशान आ जाएंगे, जिसमें मसलन जी तोता आ गया, हुदहुद आ गया, उसके साथ उनको वोट ज़ाय होगा कि जी ये भी परिंदा है। पता नहीं चलेगा ना कि नाखाना शख्स को या खातून को या कोई बुज़ुर्ग आदमी है उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए एक चीज़ है, ये लोगों का, एक तो पार्टी का फंडामेंटल राइट है, एक लोगों का फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं कम से कम उसके पास वो एक निशान तो हो। जो नहीं नाम लिख पढ़ सकता, मुझे बताएं वो क्या करेगा? वो आप यानी कि ग्राउंड पे आप फेस करें कि ये प्रॉब्लम है कैंपेन, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, हमारे लोगों में डर खौफ है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ SHOs ने हमारे लोगों को हरास करने की कोशिश की। मैंने इमीडिएटली IG से बात की, मैंने कहा जी आप बताएं ये रियासत की पॉलिसी है हमारे ख़िलाफ़ चलना, या ये इंडिविजुअली ये 2 नंबरी कर रहे हैं SHO? IG ने मुझे ख़ुद कहा कि कोई रियासत की पॉलिसी नहीं है इस वक्त कि जो हम आपके हल्के में जा कर के लोगों को हरासमेंट क्रिएट करें। आप खुल के अपनी प्रोग्राम करें, आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो लेकिन SHO साहिबान ने की ऐसी हरकतें, वो एक लोगों के अंदर जो डर खौफ, जो जबर जुल्म बर्बरियत और लोगों को उठा के ले जाया गया और लोगों को बंद किया गया, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, हमने अपने बैनर और पोस्टर लगाए, आधे घंटे के अंदर वो उतर जाते हैं, बाकी सारी पार्टियों के मौजूद होते हैं। ये हम पता नहीं कौन लोग हैं जो उतार देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात हमारे पॉजिटिव भी है, वो ये है कि जितना जुल्म बर्बरियत और जो तबाही मचाई है ना रियासती इदारों ने, और जिस तरह पुलिस ने हरकतें की हैं, जिस तरह बल्ले का निशान लिया गया है, जिस तरह की नाइंसाफ़ी इमरान खान और हमारी पार्टी के साथ हो रही है, लोगों की न सिर्फ हमदर्दियाँ हैं बल्कि लोग आज एक ही पार्टी का नाम लेते हैं और एक शख्स का नाम लेते हैं, बल्कि वो है इमरान खान के। जी हम उसके नज़रिए और उसके विजन के साथ खड़े हैं। वो हमसे बल्कि कहते हैं कि भाई एक ही हमें वादा करो कि तुम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे, उससे वफा करोगे, हम आपको हर चीज़ जान तन मन धन हम देने को तैयार हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आसिफ आगे करेगा। ये बताएं, कैंडिडेट तो जब मैदान में आता है उसके सबके साथ ही मुकाबला होता है, लेकिन आपका मुकाबले में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं नून लीग के, आपके मुकाबले में देखा जाए तो मुस्तफ़ा नवाज़ हैं, वो भी एक बड़े हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं? सिप्ती जो है बुखारी, वो भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो आपकी नज़र में किसका मुकाबला आप समझते हैं आपके साथ है? देखें, फ़ैसला तो ज़ाहिर अवाम ने करना है, लेकिन मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, कुछ एरिया में मेरा मुकाबला होगा सिर्फ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के साथ, और कुछ एरिया में मुकाबला होगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ। लिहाजा मैं ये हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि एक्चुअली सेकंड नंबर पे कौन आएगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट पोजीशन होगी, और उसकी वजह यह है कि कोई एरिया ऐसा नहीं है, मसलन शहरी एरिया की मैं बात करता हूँ, जो आपको 80 to 90% आबादी पब्लिक, मैं ज़ाहिर लोगों में जा रहा हूँ, वो हमारे साथ खड़ी है। देही एरिया में इसी रफ्तार और इसी तरतीब के साथ 80 से 90% लोग, यूथ देखें 65% है, यूथ में यकीन करें मुझे 95% लोग जो हैं, मैं 95 इसलिए एहतियातन कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी ने इनकार नहीं किया, 95% लोग आज भी वो खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ और उसके विजन के साथ। शुएब शाहीन साहब, आप कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं और रिएक्ट करेंगे, तो आप भी अभी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आज आपने जिन मसाइल का जिक्र किया वो हैं, लेकिन आज अपारा में हमने जब पूछा किसी से, एक शहरी से, उसने कहा मैं वोट PTI को दूंगा। तो मैंने कहा जी आपके यहाँ से जो कैंडिडेट हैं उनका निशान क्या है, तो उनको पता नहीं था। तो आप मैसेज में जा सके हैं या टाइम आप क्या कहेंगे, कम है या आप पहुँच रहे हैं, क्या अभी तक क्या हो रहा है? देखें, आपने मेरी बात को ऑथेंटिक कर दिया। बात यह है कि ये है वो वजह जिससे हमारा वोट का रेशो कम करने की कोशिश करेंगे। एक शख्स जब PTI को वोट देगा ना, मैं कहता हूँ उसको नहीं पता हमारे इंतखाबी निशान का। जब पोलिंग डे पे जाएगा, ये तो उसको पता चल जाएगा ना कि ये कैंडिडेट है, नॉमिनी है। और ये देखें, अपारा जैसे पढ़े लिखे जगह पे भी उसको नहीं पता। तो ये है वो डिफ़िकल्टी जो हम फेस कर रहे हैं। उसका तरीका हमने ये सोचा है कि हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, हम इन पर्सन टू पर्सन भी जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया का यूज़ भी कर रहे हैं, हम हर वो तरीक़ा कार जो लॉफुल हो सकता है हम उसके लिए कर रहे हैं।
अब एक चीज़ और की है, जो आपने मसाइल की भी बात की थी, अब पुलिस ने एक ऐसी गोलमोल किस्म की एक कर दी, क्या नाम है, ट्वीट, जिसमें कहा है कि जनाब जलसे जुलूस की इजाज़त ही नहीं होगी, हाँ कानूनी आप इज्तिमा कर सकते हैं। आगे जाकर कहा एक छोटी सी लाइन, कानूनी इज्तिमा कर सकते हैं। भाई जलसे जुलूस आप लॉफुल नहीं है तो फिर कानूनी इज्तिमा और कौन सा होता है? इलेक्शन में आपको जलसे जुलूस की इजाज़त अगर नहीं है तो फिर वो कब होगा जो जलसे जुलूस की इजाज़त होगी? ये सारी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हाँ, एक बात तय है, लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है उन तक हम इंतखाबी निशान पहुँचाएँ। अच्छा मुस्तफ़ा, आसिफ और मैं आपके हल्के में फिर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिलें, तो ये बताएं कि क्या लोगों में जोशो खरोश है? देखिए उतना नहीं है जितना अमूमन इलेक्शंस में होता है, और शायद वो फ़िज़ा इस वजह से नहीं बन पा रही कि इलेक्शंस के ऊपर बहुत सवालात उठ गए हैं। 2018-2013 के जो इलेक्शंस थे वो पोलिंग डे के बाद मुतनाज़ हुए, लेकिन ये इलेक्शन काफ़ी हद तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं। 2018 के इलेक्शन में गो के मियाँ नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद थी, हिस्सा ले रही थी। अभी जो सूरत हाल है उसमें एक जमात को तो मुकम्मल इलेक्टोरल फील्ड से आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से जो इलेक्शन का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और वो जिस तरह कहते हैं कि जो शायद तकाजा था कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो उस तरह का एक माहौल बना दिया गया जो अमूमी तौर पे लोगों ने पसंद नहीं किया। भले किसी ने तहरीक इंसाफ के लिए वोट ना करना हो, लेकिन बतौर जमात एक इलेक्टोरल फील्ड में उनका होना तो ज़रूरी था। अच्छा, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? टर्न आउट मुझे कम नज़र आ रहा है, टर्न आउट मुझे कम नज़र आ रहा है। जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी पिछली, बुनियादी तौर पे लोग उसकी मेरे ख़्याल में परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है, और लोग उस पर भड़ास निकालना चाहते थे, और उस पर भड़ास निकालने की जो ऑप्शन है लोगों से वो ले ली गई है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि टर्न आउट भी कम होगा और लोग भड़ास निकालने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली शायद आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ चले जाएं, लेकिन उन जमातों की तरफ मुझे रुझान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा साहब, ये बताएं कि आपने अपने वालिद की ज़िंदगी में ही पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया था, और माशाल्लाह बड़ा आपकी आवाज़ थी पार्लिमान के अंदर भी। अपने वालिद साहब के बाद आप पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं? क्या आपको कमी क्या कहाँ महसूस हो रही है? कमी तो बहुत महसूस हो रही है, और उसकी वजह यह है कि उनका एक जो तजर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, उससे मैं महरूम हूँ। बहुत सी चीज़ों को वो ख़ुद लुक आफ्टर कर लिया करते थे, अब वो सारी मुझे ख़ुद करनी पड़ रही है, और बाहर तौर कमी तो बहुत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ूँ। 2 महीने से मैंने तकरीबन कैंपेन शुरू की हुई है। 13 नवंबर को मैंने पहली अपनी क्वार्टर मीटिंग की, आज 2 महीने 10 दिन हो गए। बाकी जमातें 2 हफ्ते या हफ्ता 10 दिन पहले ही मैदान में उतरी हैं, बाकी कैंडिडेट्स अभी सामने आए हैं, तो वो एक मुझे एज हासिल हुआ है जो मैंने वक्त से पहले कैंपेन शुरू कर दी थी। तो बाकी बस अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा आपने की, और एक असूली मौक़िफ़ था आपका उस वक्त भी, और आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद जहाँ पे पढ़ा लिखा वोटर है, जो किसी आइडियोलॉजी को वोट करता है, वो आपको कैसा रिस्पांस दे रहा है? और दूसरा ये कि जमात छोड़ने के बाद जो इलाकाई सियासत है, क्या वो पहले की तरह आपके साथ हैं लोग, आपके ज़ाती तल्लुक़ की वजह से या पार्टी की वजह से उसमें कुछ आप कमी बेशी देखते हैं? मुझे ये इलेक्शन हैरानकुन इस हवाले से भी लग रहे हैं कि मैं, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया कैंपेन कर रहा हूँ। यकीन मानिए कि जिस जगह भी मैं जाता हूँ वहाँ पर जो एक रूटीन का तासुर है, और पहले ऐसा हुआ भी है मेरे साथ कि लोग अपने मसाइल को सर फहरिस्त रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा लोग अपने मसाइल को सर फहरिस्त नहीं रख रहे, और हर जगह पे यही रिस्पांस आया है कि मुस्तफ़ा भाई, हमारी तवक्को आपसे ये है कि जो आपने पोजीशन ली हुई है, जो बयानिया आपने पकड़ा हुआ है, आप उस पर खड़े रहें। तो ये मेरे लिए एक बहुत हैरानकुन बात है जो मैंने महसूस की है कि लोग जो कौमी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एज़ अपोज टू नॉर्मल इलेक्शंस के जहाँ पर वो अपनी गली नाली, सड़क,
बिजली, ये इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौमी इश्यूज़ पर लोगों की एक राय है, जिस राय को चैनलाइज करने के लिए वो उन शख्सियात की तलाश में है गालिबन कि जो उसको एक्सप्रेस कर सके। मेरा एक सवाल ये है आखिरी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप और शाहिद खाकान साहब एक पार्टी अनाउंस करेंगे, तो वो नहीं हो सकी, तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो पार्टी मटेरियलाइज होगी मे बी लेटर। एजाज़ भाई, 2024 के इलेक्शन से लेकर 2028 तक की जो पीरियड है, इसके अंदर नई पॉलिटिकल फोर्स इस मुल्क में इमर्ज होनी ही होनी है। बड़ी जमातें जो हैं वो भी अपने ट्रांजिशन की जानिब चल पड़ी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरीम साहिबा को ट्रांजिशन हो, ज़रदारी साहब चाहते हैं बिलावल साहब को ट्रांजिशन हो, और जो मखसूस हालात बन चुके हैं जिनमें एक और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, मेरे ख़्याल से एक गुंजाइश मौजूद है रिफॉर्म ओरिएंटेड अगर पॉलिटिकल पार्टी हो, कि लोग आज सियासत से बेजारी का एक पहलू लोगों में इस वजह से भी है कि लोग ये समझते हैं कि यार इस खेल के अंदर हमारी ज़िंदगियाँ वो तो बेहतर नहीं हो पा रही, हर आने वाला दौर पिछले दौर से मुश्किल ही हुआ है, तो फिर हमारी ज़िंदगियों का सियासत से क्या ताल्लुक़ रह गया है। तो एक रिफॉर्म ओरिएंटेड पार्टी की बहुत गुंजाइश मौजूद है, खिला है, और वो अगर हमने ना किया तो कोई और ज़रूर करेगा, ये होना ही होना। शायद साहब कन्विंस हो गए हैं आपकी नई पार्टी बनाने के वाले से? मैं तो कब से उनके पीछे पड़ा हुआ था कि शायद भाई बस हिम्मत करें, बस आ जाएं, बस उतरे मैदान में। उनका ख्याल ये था और कुछ और दोस्तों का भी कि ये इलेक्शंस क्योंकि अनाउंस हो चुके हैं और इतनी पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, तो इलेक्शंस के बाद ये अपॉर्चुनिटी रहेगी और उस वक्त इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब चलते हैं फ़खर दुरानी के पास और उनसे मालूम करते हैं कि उनके पास इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों की क्या ख़बरें हैं। जी शाहजी और चौधरी साहब, जो सियासी मैदान है वो तो यकीनन पंजाब में ही गर्म है। आज जो जलसे जुलूस भी हो रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के, लेकिन जो इस्लामाबाद है यहाँ पे सियासी तौर पे तो बड़ा ठंड माहौल है। अदालती लिहाज से आज बड़ा अहम दिन था इस्लामाबाद में। 3 अहम मुकदमात हुए, 2 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक जो है वो इमरान खान के साइफ़र केस के हवाले से। लेकिन जो इन सब में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब समाअत कर रहे हैं, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के जो हवाले से बरतरफ़ी का जो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनको बरतरफ़ किया गया था, उसकी समाअत में आज बड़े अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है। उसमें जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जवाब दिया गया है। उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस थे साबिक जस्टिस अनवर कासी साहब, उनकी तरफ से भी ये आज जवाब जमा कराया गया है। और दोनों ने जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उनको अप्रोच किया गया बेंच के हवाले से, पानामा केसेस के हवाले से, वो दोनों ने जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने भी इसको मुस्तरद किया है, इन तमाम जो इल्ज़ामात थे। और इसी तरह जनरल फैज़ हमीद ने भी जो वकील के ज़रिए जवाब वो पेश कराया उसमें उन्होंने भी मुस्तरद किया है। लेकिन जो आज मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट एक वो पॉइंट था इस पूरी समाअत में, वो ये है कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस केस का इसका क्या आगे नतीजा निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ आज जो हामिद ख़ान साहब थे, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील हैं, उन्होंने एक बहुत ही ट्रम्प कार्ड खेला है और एक ऐसी सजेशन दी है कि अगर उसके ऊपर अमल हो गया, इस बेंच ने उसके अमल करते हुए ये फ़ैसला दोबारा वो भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो जो बाकी जजेज़ हैं, जो रिटायर्ड जजेज़ हैं, उनमें दौड़ें लग जाएंगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि आज जो हामिद ख़ान ने बताया कि आप जो बेंच है ये रेफ़र बैक कर दे इस केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का फ़ैसला जो चल रही थी समाअत, उसमें उन्होंने ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक मौके पे ये भी कहा था कि इसको अंजाम तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो ये अगर ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि रिटायर्ड जजेस के भी दोबारा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत हो सकती है, तो जो पिछले जजेस हैं जो करोड़ों रुपए पेंशन ले रहे हैं उनकी दौड़ें लग जाएंगी। और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट हो गया आने वाले दिनों में। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट अगर ये अलाउ कर देती है
शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस है उसको वापस रेफ़र कर देते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी जो साबका रिटायर्ड जजेज़ हैं, जस्टिस साकिब निसार जैसे जो किरदार थे, उनके लिए ये बड़े एक अनकम्फर्टेबल मेरा ख्याल है ये मूव होगी, ये जो मौजूदा अदलिया की तरफ से होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है, ये जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस है, इसमें लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको मैक्सिमम ये, बल्कि आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से रिपोर्टर्स ने पूछा भी है कि आप चाहते क्या है, अदालत से आपको क्या वो हो रिलीफ दिया जाए, क्या आप चाहते हैं कि जो पेंशन है वो बहाल की जाए? तो उन्होंने कहा कि दोनों, इसमें जो रिलीफ में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला आना है, मुतवक्के फ़ैसला जो है, वो तो अब जो इसमें सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो मैक्सिमम ये कर सकता है कि ड्यू प्रोसेस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से इनको फारिग करने का, वो फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनको दोबारा से वो जो इनकी टर्मिनेशन थी वो ख़त्म करके इनकी रिटायरमेंट में वो डिक्लेयर कर सकती है ये जो बेंच है। और फिर उसके बाद जो है, ये ज़ाहिर बात है, वो सदर साहब के पास जाएगा दोबारा समरी उनकी रिटायरमेंट के हवाले से, और फिर जो है इनको जो पेंशन वगैरह है वो बहाल की जा सकती है। अच्छा, दूसरा जो है इमरान खान का जो साइफ़र के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट ये था कि असद मजीद ख़ान साहब जो हैं, उनकी भी जो साबिक सफ़ीर थे उस टाइम अमेरिका में, जिस दौर में ये साइफ़र भेजा गया था, आज उनकी भी गवाही जो है वो रिकॉर्ड होनी थी। और उससे पहले जो आज़म ख़ान के हवाले से एक काफ़ी बातें की जा रही थी कि आज़म ख़ान जो पहले 264 के तहत जो मजिस्ट्रेट को उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया था, वो उससे शायद मुकर गए हैं। इस तरह की मुतज़ाद आराएँ आती रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी वो ये होगा कि जो आज़म ख़ान ने 264 के तहत अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, वो मजिस्ट्रेट जब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और जब उनसे दोनों तरफ जो तरफ के वो सवालात पूछेंगे, क्रॉस उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि जो आज़म ख़ान ने बयान दिया है, या ये कि वो पहले वाला बयान और अब वाला बयान मुख्तलिफ है। वो मेरे नज़दीक जो मुख्तलिफ मैंने भी कानूनी माहिरीन से बात की, वो कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो मजिस्ट्रेट जिसके सामने आज़म ख़ान ने पहले बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखना ये है कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो अगर तो जो उनकी जो शहादत है वो ट्रैश हो जाती है, फिर मुकदमा जो है इमरान खान का साइफ़र वाला, वो इनको अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ आज़म ख़ान ने पहले क्या बयान दिया, अब क्या बयान दिया, 264 वाला और अब वाले में क्या फ़र्क है, मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। इस्लामाबाद से आज तक इतना ही है। जी एजाज़ और चौधरी साहब। जी, फ़खर को आपने सुना, और इस्लामाबाद के इस दिलचस्प हलके का अहवाल हमने आपको बताया। आवाम के पास भी लेके गए, जो अहम कैंडिडेट हैं उनके पास भी लेके गए। और एजाज़, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में NA-47 इस्लामाबाद का सबसे दिलचस्प हलका था, तो वो तो हमने लोगों को दिखा दिया, कुछ खबरें भी बता दी। तो अगले दिलचस्प हलके तक फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं। जी बिल्कुल, आप देख लें कि धुंध भी है, और इसमें आपके साथ हमारा सफ़र जारी रहेगा। दिलचस्प हलके जो हैं उनके अंदर हमारा सफ़र जारी रहेगा। टॉक शॉक की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट करें, और अगर हमसे रब्ता करना है तो talkshock777@gmail.com पे हमसे रब्ता करिए। बहुत शुक्रिया।